वेलकम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। और आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे कि व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, इसके अलावा इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है और किस तरह से हम इसके जरिए अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट इज़ बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स। इसमें टोटल 4 रेजिस्टर्स लगे होते हैं और इन रेजिस्टर्स के क्रॉस एक ईएमएफ सोर्स लगा रहता है। तो इन 4 रेजिस्टर्स में जो 3 रेजिस्टर्स होते हैं 3 वो नॉन होते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 में से 3 नॉन होते हैं और एक जो रेजिस्टर है ये अननोन होगा जिसके रेजिस्टेंस को हमने फाइंड करना है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन अरेंजमेंट यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है जिसको हम यूज करके अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। इन 3 नॉन रेजिस्टेंसेस में से 2 रेजिस्टर्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे, 2 फिक्स्ड होंगे और एक रेजिस्टर जो है वो वेरिएबल होता है। एक रेजिस्टर जो होता है वो वेरिएबल होता है। 2 फिक्स्ड का मतलब क्या है कि 2 ऐसे रेजिस्टर्स हम लेंगे कि जिनका रेजिस्टेंस थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट सेम रहेगा। अगर हमने स्टार्ट में 2 ओम के रेजिस्टर ले लिए या 3 ओम के ले लिए, जितने भी ले लिए, थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट उनकी ये वैल्यू रहनी है। वेरिएबल का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसका रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और क्यों चेंज करेंगे ये आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। तो इसके सर्किट डायग्राम को अभी ड्रा करते हैं। So this is the circuit diagram for Wheatstone bridge. This is resistance R1, this is resistance R2 और ये दोनों जो है ये फिक्स रेजिस्टर्स है। ये जो R3 है ये वेरिएबल रेजिस्टर है और वेरिएबल रेजिस्टर्स को शो करने के लिए हम उसके ऊपर एक एरो ड्रा करते हैं। ये जो R4 है ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमने फाइंड करना है। And this is a source of EMF E connected across these 4 resistors. यहाँ पे एक गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक स्विच भी रहता है, एक स्विच एस भी रहता है जिसको क्लोज करने के बाद करंट फ्लो करेगा। तो सपोज ये स्विच हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया तो अब होगा क्या कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो सपोज आई करंट अगर बैटरी से आ रहा है तो यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा और मैं इसको कह रहा हूँ कि इस ब्रांच में जो करंट चला गया लेट सपोज वो I1 है और इस ब्रांच में जो चला गया वो I2 है। तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस तरह से डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट पास कर रहा है। तो लेट्स इन पॉइंट्स को नाम देते हैं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड लेट दिस इज पॉइंट डी। अब हमने इस रेजिस्टर को वेरी करना है। ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है इसके रेजिस्टेंस को वेरी करना है और तब तक इसको वेरी करना है कि जब इस गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट 0 हो जाए, यानी ये जो गैल्वानोमीटर है इट शोज नो डिफ्लेक्शन, इट शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका नीडल बिल्कुल स्ट्रेट रहे, इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्ट ना करे। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि जो गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट है वो 0 हो जाएगा। तो जब गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट 0 हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि जो B पे पोटेंशियल है वो D के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि VB इज इक्वल्स टू VD। जब पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में 0 हो जाता है तब करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो करता है व्हेन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब गैल्वानोमीटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर रहा है जबकि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है B के ऊपर और D के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम होंगे। तो इस बैटरी का जो EMF है इट इज E। वायर में जो ड्रॉप होता है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इट विल आल्सो बी E। या अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V मान लूँ तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो V होगा। इसको मैं ले सकता हूँ 0 वोल्ट पे क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। मैंने पहले बताया था कि अगर बैटरी का पोटेंशियल V है तो आप ले सकते हो कि दिस इज V एंड दिस इज 0, फिर भी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो V रहेगा। तो सपोज करो इस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 9 वोल्ट है तो मैं इस तरह भी ले सकता हूँ कि इसको 9 मान लूँ और इसको 0, क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी 9 वोल्ट होगा। मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि इसको प्लस 5 मान लूँ
और इसको -4 मान लूँ, फिर भी दोनों के बीच में 9 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो बेस्ट वे इज दिस वन कि मैं इसको पूरा बैटरी का पोटेंशियल मान लूँ V और इसको 0 मान लूँ। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ये वायर यहाँ पे कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे जो पोटेंशियल है और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम है। देखिए, अगर यहाँ पे पोटेंशियल सपोज V-x है, x शो कर रहा है कि यहाँ पे जितना ड्रॉप हो गया, जितना ड्रॉप इस ब्रांच में हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी V-x ही होगा, क्योंकि B और D का पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे V है, तो अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ, इस पाथ से, तो मैं V से जा रहा हूँ V-x पे, और अगर मैं इस पाथ से चला जाऊँ तो फिर भी मैं V से V-x पे जा रहा हूँ। सो दिस मीन्स दैट के जो पोटेंशियल ड्रॉप AB में हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AD। इस पाथ में जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उतना इस ब्रांच में हो रहा है। सो VAB इज इक्वल्स टू VAD। इसको मैं लिख सकता हूं, ब्रांच, इस ब्रांच में करंट कितना है, इसमें I1 है और इसमें रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, इट इज R1। सो R1 इज इक्वल्स टू VAD वुड बी करंट इसमें फ्लो कर रहा है I2, और जो रेजिस्टर लगा है इट इज R3। सो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अगर मैं इस पाथ पे चलूं तो मैं V-x से 0 पे जा रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं इस पाथ या इस ब्रांच पे चलूं तो मैं V-x से अगेन 0 पे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि BC के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है VBC, दिस इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस CD। ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में जितना ड्रॉप हो रहा है उतना इसी में हो रहा है, बिकॉज आई एम मूविंग फ्रॉम V-x टू 0 एंड V-x टू 0। तो VBC को मैं लिख सकता हूं, करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, I1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नो करंट फ्लोज, सो टोटल I1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो VBC वुड बी I1 मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस विच इज R2 इज इक्वल्स टू VCD। इस ब्रांच में जो करंट है, तो करंट यहाँ पे I2 आ रहा है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा, तो टोटल I2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूँ I2 मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस विच इज R4। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, इस इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो। सो I1 R2 डिवाइड बाय 1 का लेफ्ट साइड है I1 R1, और जो इक्वेशन 2 का राइट साइड है उसको 1 के राइट साइड से डिवाइड कर दो, विच इज I2 R3। सो यहाँ से I1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से I2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे रह जाएगा R2 अपॉन R1 इज इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। तो इसको इन्वर्ट में कर लेता हूँ, R1 बाय R2, लेफ्ट साइड को मैंने इन्वर्ट कर लिया, इस तरह मैं राइट साइड को इन्वर्ट कर लूंगा और वो बन जाएगा R3 बाय R4। अभी इस R3 को इस साइड पे शिफ्ट कर लो तो ये बन जाएगा R1 बाय R3। सिमिलरली R2 को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया तो ये बन जाएगा R2 बाय R4, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इस तरह से मैंने अरेंज क्यों कर लिया ये मैं अभी बता देता हूँ। हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, वो था R4 को फाइंड करना, तो R4 हो जाएगा R4 इज इक्वल्स टू, R4 यहाँ पे आ जाएगा R2 मल्टीप्लाई बाय R3 और डिवाइड बाय R1। सो R4 को हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये तीनों जो रेजिस्टर्स है R2 भी नॉन था, फिक्स रेजिस्टर था, R1 फिक्स था, नॉन था, और R3 वेरिएबल था, पर इसकी वैल्यू हमें पता होगी क्योंकि जब करंट 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे हम इसकी वैल्यू नोट कर देंगे कि कितनी है। आल्दो चेंज होती है पर फिर भी नॉन है, हमें पता चल जाता है। तो तीनों क्वांटिटीज राइट साइड पे नॉन है तो हम R4 को फाइंड कर सकते हैं। तो दिस वाज द प्रूफ कि किस तरह से हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप लोग गौर कर ले, दिस R1 बाय R3 इन दो का जो रेशो होगा इज इक्वल्स टू R2 बाय R4, इनका रेशो ये दिस इज सेम। सो जब ये सेम होगा इनका रेशो, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दी गाल्वानोमीटर। तो अगर आप लोग को इस तरह का सर्किट दिया जाए और आप लोगों से पूछा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्या आप इस x को फाइंड कर ले, तो आप सिमिलरली क्या कर ले कि इसका रेशो और इसका रेशो ले ले 5/10,
इज इक्वल्स टू इसका और इसका रेशो x/4, तो आप x के लिए इसको अरेंज कर दे, ये बन जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 20/10 विच इज इक्वल्स टू 2 ओम। सो सिंपली आप इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जो प्रिंसिपल था व्हीटस्टोन ब्रिज का, प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम करता है, इट वाज द बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग यानी हमने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। यहाँ तो गैल्वानोमीटर के क्रॉस जब करंट 0 हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, और जिस पॉइंट पे ये करंट 0 हो जाता है उस पॉइंट को बोला जाता है नल पॉइंट। नल पॉइंट। So the basic principle is the balancing of the galvanometer. गैल्वानोमीटर के बैलेंसिंग का मतलब यह है कि गैल्वानोमीटर के क्रॉस करंट का 0 हो जाना। अभी मैंने बताया, पहले भी बताया था कि इसको ब्रिज क्यों बोला जाता है, वाई इट इज कॉल्ड ए ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज इसका नाम है। तो व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट था, और जो ब्रिज है इसको ब्रिज इसी वजह से बोला जाता है कि यहाँ पे दिस गैल्वानोमीटर एक्ट लाइक ए ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है कि वो दो पार्ट्स को ज्वाइन करता है, किसी रिवर या किसी भी दो पार्ट्स को। सपोज करो ये एक पाथ है और ये दूसरा पाथ है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो ब्रिज इन दो पाथ्स को ज्वाइन करता है। इसी तरह से ये एक ब्रांच था, इसी तरह से ये दूसरा पाथ है, तो इन दो पाथ्स को इस गैल्वानोमीटर ने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है। दिस एक्ट्स लाइक ए ब्रिज। सो इस वजह से इसको नाम दिया गया है ब्रिज का। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।